गुड इवनिंग दोस्तों, निम्बस ऐप पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों टेस्ट पेपर के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज लेट के लिए सॉरी दोस्तों। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का, ऑब्जेक्टिव पेपर फोर्थ। और ये जो टॉपिक है इसका संबंध है आपके नर्वस सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों से संबंधित, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कहीं न कहीं से। उस आधार पर कोशिश करना क्वेश्चनों को समझने का, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर देना उचित नहीं है। अपन को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको समझना है। ठीक है दोस्तों, साउंड आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव पेपर 4। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्पर्श, दाब, घर्षण, प्यार आदि संवेदनाओं से संबंधित हमारे मस्तिष्क में कौन सा पार्ट होता है। ठीक है ना दोस्तों। हमारे अब दिखाई दे रहा है दोस्तों? कैमरा साइड में मूव हो गया। कैमरा तो सही है यार। अब सही है। ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने से पहले दोस्तों इसके बारे में जानना जरूरी है। हमारा जो ब्रेन होता है, अच्छा ब्रेन के बारे में जानते हो? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम के बेटा कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा पार्ट होता है बेटा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग सीएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएनएस कहते हैं। सीएनएस के अंदर
हम ब्रेन के, हमारे मस्तिष्क के किस भाग का हम स्टडी करते हैं बेटा? हमारे सीएनएस के अंदर दो पार्ट इंक्लूड हैं बेटा। एक होता है आपका ब्रेन, क्या होता है? ब्रेन। और दूसरा होता है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को आप लोग हिंदी में बोलते हो मेरुरज्जु, और ब्रेन को हिंदी में कहते हो मस्तिष्क। दोबारा से सुने मैं जो कह रहा हूं आपसे, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्लियर? दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है बेटा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे बेटा सीएनएस के बारे में। किसके बारे में? सीएनएस के बारे में। सीएनएस के टू पार्ट, वन इज द ब्रेन, सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को भी हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया। ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं बेटा, कौन कौन से? अगर हम पहले हिस्से की बात करें तो इसका पहला हिस्सा होता है फोर ब्रेन। हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और थर्ड नंबर पे होता है हिंड ब्रेन। हिंदी में बोले तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, समझ लो एक बार, आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे दोस्तों। ये मान के चलो बेटा आपका क्या है, ये ब्रेन है। क्या है? ये ब्रेन का डायग्राम बना रहे हैं। तो ये ब्रेन हो गया आपका। और यहीं पर इस तरह से जो हमारा ब्रेन की इंटरनल अगर स्ट्रक्चर हम बताएं तो इस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है ना? इस तरह का होता है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और होती है बेटा इस तरह से, समझ लो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं आपके, ठीक है बेटा। एक संरचना ये होती है ब्रेन के अंदर। अब देखिए हमने आपको क्या बोला कि जो आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसका पार्ट है बेटा? सीएनएस का। हमने आपको बोला कि जो नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट कौन सा होता है बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा पार्ट होता है बेटा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये तीन पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तीसरा है आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ध्यान से देखिए, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बेटा? ब्रेन के बारे में। और किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं बेटा आपके मेरु रज्जु कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। क्लियर? आगे अगर हम देखें बेटा, इस ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा हिंड ब्रेन। क्लियर? समझ? ये क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो इस चार्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अभी मान के चलो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, निम्नलिखित में से सीएनएस का पार्ट नहीं है, तो सीएनएस के पार्ट कौन से हैं बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाउ मेनी टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सीएनएस, दूसरा होता है कौन सा होता है बेटा? पीएनएस, तीसरा कौन सा होता है आपका? एएनएस। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन गया, निम्नलिखित में से नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं होता? क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से ब्रेन के कितने भाग होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहला कौन सा? फोर ब्रेन, सेकंड कौन सा? मिड ब्रेन, थर्ड कौन सा? हिंड ब्रेन। अब यहां पर भी देखिए बेटा, जो आपका फोर ब्रेन होता है, इसके अंदर हम किस ब्रेन का कौन सा पार्ट आता है बेटा? पहला आता है आपका सेरेब्रम। क्या आता है बेटा? सेरेब्रम। दूसरा जो पार्ट आता है इसके अंदर कौन सा आता है बेटा? थैलेमस। कौन सा आता है? थैलेमस। और तीसरा जो पार्ट आता है बेटा वो कौन सा आता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा आता है? हाइपोथैलेमस। अब यहां से एक क्वेश्चन और तैयार हुआ, निम्नलिखित में से
फोर ब्रेन का भाग नहीं है। अब हमें पता है फोर ब्रेन का भाग कौन सा है बेटा, आपका सेरेब्रम होता है, आपका थैलेमस होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, इनके अलावा जो भी आपको अननोन नजर आए उसको टिक कर दोगे, ये भी क्वेश्चन तैयार हुआ। एक क्वेश्चन जैसे मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के अंदर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है बेटा, क्या आता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन के अंदर बेटा 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर मेंडुला ऑब्लंगोटा सम्मिलित किया जाता है, इसके अंदर पॉन्स बेरोलाई सम्मिलित किया जाता है, इसके अंदर सेरेबेलम आता है, क्या आता है बेटा, सेरेबेलम आता है। अब देखिए ध्यान से भाई, इनके सभी के फंक्शन पता होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्पर्श, दाब, प्यार, घृणा, इनसे संबंधित केंद्र कौन सा होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, फोर ब्रेन को साइंटिफिक भाषा में हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेन का जो पहला पार्ट होता है जिसको हमने फोर ब्रेन बोला, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेनसिफिलॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोर ब्रेन को प्रोसेनसिफिलॉन कहते हैं। मिड ब्रेन को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, मिसेनसिफिलॉन। और इसी प्रकार हिंड ब्रेन को हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रोम्बेनसिफिलॉन कहते हैं। ठीक है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट बताए बेटा, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा की पूरा बेटा, ये होता है आपका सेरेब्रम। कौन सा हिस्सा होता है, सेरेब्रम। और यहाँ पर एक इस तरह से पिंड होता है, और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा होता है बेटा हाइपोथैलेमस। कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। और ये वाला जो गोल गोल पिंड है, ये कौन सा हिस्सा होता है बेटा, थैलेमस। कौन सा होता है, थैलेमस। ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है बेटा, सेरेब्रम। सेरेब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रेमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रेमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रेमस्तिष्क कहते हैं। क्लियर। ये वाला जो आपका एक झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है वृक्ष के समान, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेरेबेलम। इसको क्या बोलते हैं, सेरेबेलम कहते हैं। हिंदी में बोले तो अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं बेटा, अनुमस्तिष्क कहते हैं। और इसी को कहते हैं छोटा दिमाग। इसको क्या बोलते हैं बेटा, छोटा दिमाग कहते हैं। क्लियर। अब देखिए थैलेमस जो होता है बेटा, इसका जो महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, दाब, स्पर्श, दर्द, इनकी अनुभूति इनके माध्यम से होती है, थैलेमस के द्वारा। क्लियर। हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन होता है बेटा, इसका फंक्शन क्या है, प्यार, घृणा, ये इसका संबंध होता है। अब ध्यान से सुनना जो मैं टर्म यूज में ले रहा हूं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं बेटा, डायेनसिफेलॉन। क्या कहते हैं बेटा, डायेनसिफेलॉन कहते हैं, डायेनसिफेलॉन कहते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को संयुक्त रूप से, जॉइंट रूप से क्या बोलते हैं बेटा, डायेनसिफेलॉन। अब मान के चलो ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया, निम्नलिखित में से डायेनसिफेलॉन स्थित होता है मस्तिष्क के किस भाग में बेटा, फोर ब्रेन में। निम्नलिखित में से डायेनसिफेलॉन किससे मिलकर बना हुआ होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से। देखिए क्वेश्चन कितने सारे क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के। अपन को जब एक क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं तो पूरा दिमाग में वो चार्ट घूम जाना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके दर्द हुआ, दाब हुआ, स्पर्श हुआ, इसकी अनुभूति हमें कौन कराता है, थैलेमस। और जब कोई आप प्यार करते हो किसी से, या प्यार की जो फीलिंग्स होती हैं वो कहां पर होती है, हाइपोथैलेमस के अंदर। या फिर कोई आपको छोड़ के चला जाए तो आप घृणा से ग्रसित हो जाते हो, तो घृणा से संबंधित जो फीलिंग्स है वो कहां पर होती है, हाइपोथैलेमस में। अब पता नहीं बेटा, लोग बाग दिल टूट गया, दिल टूट गया, दिल के अंदर कोई भी प्यार वाली फीलिंग्स नहीं होती। कहां पर होती है, हाइपोथैलेमस। जब कोई आपको छोड़ के जाता है, आपका दिल तोड़ के जाता है, वो दिल नहीं टूटता, वो क्या टूटता है, हाइपोथैलेमस टूटता है। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन पे वापस आइए बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्पर्श, दाब, घर्षण, प्यार आदि संवेदनाओं से संबंधित। तो ये ग्राहणपाली नहीं होती बेटा, ग्राहणपाली कहते हैं ऑल्फैक्टरी लॉब होते हैं बेटा। ठीक है, जो गंध से संबंधित होते हैं, किससे, गंध से संबंधित। एलिथैलेमस नहीं होता, पॉन्स का कोई काम नहीं है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ऑप्टिक थैलेमाई, ऑप्टिक थैलेमाई का मतलब इसके अंदर थैलेमस हो गया और आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम के मध्य संयोजन की तरह कार्य करता है। इन दोनों के बीच में पुल का काम कौन करता है? ब्रिज का काम कौन करता है? तो देखिए बेटा, वापस आइए। देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना बेटा, इसी हाइपोथैलेमस से इस जगह एक बोन होती है, एक हड्डी होती है, और उस हड्डी पर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं बेटा पीयूष ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? पीयूष ग्लैंड पाई जाती है। क्लियर बेटा? कहां पर? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्लैंड। शायद मैंने आपको डिस्कस किया होगा पहले भी। हमारे बॉडी के अंदर हाँ, ब्रेकअप होने से बहुत बिखरा बिखरा लगता है, बॉडी में बहुत अजीब सी फील करता हूँ। बेटा ये हाइपोथैलेमस है आपका, हाइपोथैलेमस ही है। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करो, कभी भी बिखरे बिखरे फील नहीं करोगे। ठीक है? और ये नॉनसेंस की बात नहीं होनी चाहिए। लव इज नथिंग। ठीक है बेटा? तो लव फव कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने मम्मी पापा से प्यार कीजिए। इसके अलावा दुनिया में सब झूठ है, सब असत्य है। समझ रहे हैं आप बात को? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? दुनिया में सब कुछ असत्य होता है, माँ बाप भाई परिवार के अलावा। इनसे जितना ज्यादा हो सके प्यार कीजिए। ओके, चलिए। और अभी एज ही क्या है यार, आप देख नहीं रहे हो? नथिंग इज लव। ठीक है? लव क्या है? गिव एंड टेक। एक दूसरे को जब तक देते रहे तब तक वो प्यार है। अदरवाइज छोड़ के चला जाए तो उसी के लिए हमारे दिल से कितनी गालियां निकलती हैं। और जबकि प्यार तो वास्तविक वो होता है जो कोई हमें कितना भी पीटे, कितना भी हमें टॉर्चर करे, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकले। मम्मी पापा खूब पीटते हैं हमें, कभी उनके खिलाफ कोई नफरत पैदा होती है क्या हमारे देश दिल में? नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उनसे वास्तविक प्यार करते हैं। भाई हमें कुछ भी कर ले, लेकिन भाई के प्रति कहीं ना कहीं हृदय में जगह होती है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक लव होता है। ठीक है? बाहर का कोई आदमी आप में थप्पड़ भी मार दे, ठीक है, आप उल्टा जवाब दोगे। देखिए, हाइपो क्या बात कर रहा था बेटा मैं? पीयूष ग्लैंड। पीयूष ग्लैंड बेटा यहां पर होती है। अब पीयूष ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है बेटा? पीयूष ग्लैंड। और पीयूष ग्लैंड को इसलिए हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है बेटा? हाइपोथैलेमस करता है। और इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है? कंफ्यूज नहीं रहना है। मास्टर ग्लैंड बोले तो पीयूष ग्लैंड, और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोले तो हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा होता है बेटा? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है? और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। समझ रहे हैं? तो आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंडों के मध्य में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन कौन स्थापित करता है बेटा? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है बेटा? हाइपोथैलेमस करता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीमा व तीव्र लिखना व टाइप करना कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? आप धीमी गति से लिख रहे हो, तेज गति से लिख रहे हो, ये लिखने की जो प्रक्रिया है इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा? आपके बॉडी के अंदर इसको कंट्रोल करता है पॉन्स का ये फंक्शन नहीं होता, घ्राणपाली का नहीं होता, एलिथैलेमस का ये होता है बेटा आधारीय वेसल जो गैंग्लियन होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है बेटा? इसको कुछ क्वेश्चन आपको रटने भी है बेटा, इनके फंक्शन रटने हैं आपको, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी पोस्चर के नियंत्रण में सहायता कौन करता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, वापस मैं आपको डायग्राम पे ले चल रहा हूं बेटा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो बेटा, ये जो सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम आपकी तर्क शक्ति, आपकी मैथमेटिक्स की गणना, आपके विचार करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपके विवेकशील होने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, इन सबसे संबंधित सेरेब्रम होता है। सोचना, समझ रहे हैं, समझना, डिसीजन पावर, पर्सनैलिटी, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन, आपका दिमाग कितना तीव्र है, वो सब कुछ कौन करता, कंट्रोल कौन करता है बेटा? सेरेब्रम के द्वारा होता है। यानी जिस बच्चे का सेरेब्रम ज्यादा डेवलप होता है उसकी कैलकुलेशन काफी तीव्र होती है, उसकी डिसीजन पावर भी काफी होती है। समझ रहे?
थैलेमस और हाइपोथैलेमस का फंक्शन हमने देख लिया। अब देखते हैं बेटा, हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन में हमने 3 पार्ट बताए, एक था आपका मेंडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा होता है सेरेबेलम। ये वाली जो संरचना है इसको बोलते हैं बेटा सेरेबेलम। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेरेबेलम। देखिए ये हो गई आपकी सेरेबेलम, इसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क या छोटा दिमाग भी कहते हैं। नाना पाटेकर की मूवी देखी है? वो एक मूवी में बोलता है पीछे मत मारा कर मेरे, मगज खराब होता है, ठीक है, मगज में लग जाती है, छोटा दिमाग है मेरा, यहाँ पर दिमाग होता है, ठीक है। तो वो वाला दिमाग यही है बेटा, अनुमस्तिष्क। अब अनुमस्तिष्क का जो महत्वपूर्ण फंक्शन है ना बेटा, इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है आपके चलने की क्रिया। आप जो चल पा रहे हो ना बेटा, आपका जो बॉडी बैलेंस है, चलने की क्रिया का नियंत्रण करता है कौन बेटा? आपका अनुमस्तिष्क या फिर सेरेबेलम। और दूसरा किसको कंट्रोल करता है? ये आपके बोलने की क्रिया को भी कंट्रोल करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है, बोलना, ठीक है। आपने दारू पीने वाले आदमी को देखा है जो दारू का सेवन करता है? सेरेबेलम, हाँ सेरेबेलम, गुड, वेरी अनुमस्तिष्क को। तो आपने दारू पीने वाले व्यक्ति को देखा है, वो जो दारू पी लेता है ना बेटा, तो उसके बोलने पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ भी बोल देता है, अनाप शनाप, बोलना कुछ चाहता है, मुंह से निकलता कुछ और है, पहली बात। दूसरी बात, दारू पीने वाला अल्कोहल का सेवन जब कर लेता है तो फिर उसके चलने में, चलना कहीं चाहता है, पैर कहीं रखता है और उसका पैर कहीं जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? ऐसा देखा है ना आपको? दारू पीने वाले व्यक्ति को ना तो सही ढंग से बोल पाता है, उसको क्या बोलना है ये खबर नहीं रहती, उसको कहाँ जाना है, कहाँ पर चलना है ये भी उसको पता नहीं होता, ठीक है। तो बेटा दारू पीने वाले का क्या होता है? सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है। अब हमने आपको बताया कि इस सेरेबेलम का महत्वपूर्ण काम क्या है बेटा? चलना और बोलना, ये दोनों ही चीजों को कंट्रोल करता है। अब जिस व्यक्ति का सेरेबेलम काम ही नहीं कर रहा तो वो कहां से सही चलेगा, कहां से सही ढंग से बोलेगा? अच्छा आपने एक चीज देखी है, आप जब दोस्तों के बीच में होते हो तो कभी आपको सोचने की जरूरत पड़ती है कि मुझे क्या बोलना है? बताइए, आप जब फ्रेंडों के बीच में होते हैं तो आपको सोचने की जरूरत पड़ती है कि मुझे क्या बोलना है? पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। लेकिन जब आप घर में होते हो, मम्मी पापा सामने बैठे होते हैं, सिस्टर बैठी होती है या और भी कोई गेस्ट बैठे होते हैं, तो फिर आपको क्या सोचने की जरूरत पड़ती है? मुझे क्या बोलना और कैसे बोलना और कब बोलना और कितना बोलना है? होता है नहीं होता है? होता है, घर में होता है। जब आप क्लासरूम में होते हो, किसी टीचर के सामने होते हो, तो आपको पता है कि मुझे कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, कितना करना है और कितना बोलना है। लेकिन फ्रेंडों के बीच में आया झगड़ा करते समय हमें कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये सारे डिसीजन जो लेता है ना, और सामने तेरे पापा हैं, कम बोलना, इतना बोलना है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। पापा के सामने कभी गाली निकली है क्या आपके मुंह से? नहीं निकलती, नहीं निकलती ना। फ्रेंड का साथ ओपन रहते हैं, हाँ, लेकिन घर में तो ओपन नहीं रहते ना। माधव, कभी टीचर कोई गेस्ट आ जाए या किसी आप अपने ऑफिस के आप किसी मैनेजर से मिल रहे हो या किसी कंपनी के मालिक से मिल रहे हो, तो ऑटोमेटिक ही मतलब आपके अंदर आपको ये दिमाग में चलता रहता है क्या बोलना, कैसे बोलना है, ठीक है। तो वहां गाली दे के बात थोड़ी करते हो आप, लेकिन फ्रेंडों के बीच में गाली दे के बात करते हो। तो ये सारी चीजों को निर्धारित कौन करता है बेटा? आपका अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है बेटा? अनुमस्तिष्क के द्वारा या सेरिबेलम के द्वारा होता है, ठीक है। आपकी जो बॉडी पोस्चर होता है, हिल रहा है, डोल रहा है, या जो जहाँ पे भी गति करता है, मूवमेंट जो होता है, इस सबको कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा? सेरेबेलम के द्वारा होता है। आपको इस दिशा में जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको राइट मुड़ना है, ये सब कौन करता है प्लानिंग बेटा? आपका सेरेबेलम, आपका अनुमस्तिष्क करता है। समझ रहे हैं बेटा? आपको कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना नहीं बोलना, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, कहाँ पर क्या करना है, इस सबका सारा डिसीजन कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है बेटा? अनुमस्तिष्क करता है। वापस आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेरेबेलम हो जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पेशियां, मसल्स अगर वीक हो जाएं, पेशियों में अगर तनाव, ऐंठन हो जाए, टेंशन हो जाए, तो कमी, किसकी कमी, किसके क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न होती है? ऐसा किसकी वजह से होता है बेटा?
पेशियां अगर कमजोर हो जाए, ठीक है, पेशियों में तनाव की कमी किसके कारण क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा बेटा प्रेम मस्तिष्क। इसका आंसर क्या होगा बेटा? प्रेम मस्तिष्क। अब वो क्यों होता है आगे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो आपको अभी इतना सा ध्यान रखना है कि जो पेशियों में जो तनाव होता है मसल्स में, वो किसकी वजह से होता है? पेशियों में कमजोरी हो जाए मसल्स में, या मसल्स में टेंशन पैदा हो जाए, तो वो किसकी क्षतिग्रस्त होने से ऐसा होता है? तो आपका आंसर जाएगा सेरेब्रम। क्या आंसर जाएगा बेटा? और ऐसा क्यों होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे डायग्राम से, ताकि आपको समझ में आ जाए। सेरेब्रम, क्लियर बेटा? सेरेब्रम को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेम मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रेम मस्तिष्क, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो कि तेज संवातन या ब्रीथिंग, संवातन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रीथिंग होता है। अच्छा, कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि हम सांस क्यों लेते हैं। हम सांस क्यों लेते हैं? कोई बताएगा मुझे, हम सांस क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? जल्दी से कमेंट करो, ऑक्सीजन अंदर क्यों लेते हैं? नहीं पता? हीट एंड गैस रिलीज करने के लिए। गलत। और कोई आंसर? मैं पानी पी लेता हूं जब तक। नो आइडिया। अरे भैया डेली लेते हो ना ऑक्सीजन, तो आप हवा लेते हो नहीं लेते हो? ऑक्सीजन डेली लेते हो नहीं लेते हो? क्यों लेते हैं? कितनी बार बोलूं भैया, जो आप लोग जो भोजन ग्रहण करते हो ना, जो फूड लेते हो, उस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। लेकिन एनर्जी कब मिलेगी? जब उस जो डाइजेस्टिव जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ही तो फूड मिलेगा, तो ही तो एनर्जी मिलेगी। तो ऑक्सीडेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? O2 की, ठीक है बेटा। और O2 की उपस्थिति में जब भोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। गुड, वेरी गुड। हाँ, एनर्जी के लिए। समझ रहे हैं बात को? चलिए, संवातन क्या होता है? ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग का मतलब होता है बेटा हवा को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रीथिंग। तो इस क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? ये हम कल भी मैंने आपको बताया था। अभी डायग्राम में एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी। ये वाला जो हिस्सा है बेटा, कौन सा वाला? ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको इसको हम क्या बोलते हैं? पॉन्स कहते हैं। पॉन्स बेरोलाई, इसको क्या बोलते हैं? पॉन्स बेरोलाई कहते हैं। और पॉन्स बेरोलाई के अंदर ही एक सेंटर होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे दूसरी तरह से पूछ लिया, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का, श्वसन संवातन की क्रिया को कंट्रोल करने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर मस्तिष्क के किस भाग में प्रेजेंट होता है? तो कौन से में बेटा? ये पश्चिम मस्तिष्क में, हिंड ब्रेन में, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, आपका मेंडुला ऑब्लोंगेटा और आपका पॉन्स, ये किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपके श्वसन को कंट्रोल कौन करता है बेटा? ब्रीथिंग की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स बेरोलाई के द्वारा। इसके अंदर कौन सा सेंटर होता है बेटा? आपका कौन सा सेंटर होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? पॉन्स आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखी गई भाषा को समझने की अयोग्यता कहलाती है। कोई वर्ड लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ रहे हो और उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये जो डिसेबिलिटी होती है, इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोई चीज लिखी हुई है, आप नहीं समझ पाते हो, लिखी हुई भाषा को नहीं समझ पा रहे हो, जो रीडिंग लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो ये डिसेबिलिटी क्या कहलाती है बेटा? इसको हम बोलते हैं स्टेक्सिया नहीं बोलते, पार्किंसन नहीं बोलते, स्क्लेरोसिस नहीं बोलते, डिसलेक्सिया। तो क्या बोलते हैं बेटा? डिसलेक्सिया कहते हैं। एक बीमारी है, याद रखना, 7 में बी होगा, बिल्कुल सही है। क्या बोलते हैं बेटा? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईईजी का संबंध किससे होता है? अब पहले तो ये पता होना चाहिए
ईईजी क्या होता है, पता है, कुछ आइडिया है? ईईजी का फुल फॉर्म होता है बेटा इंसेफेलोग्राफ। इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ईईजी का पूरा नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ नाम होता है बेटा इसका पूरा। अब एक ग्राफ जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है बेटा ईईजी का? ईईजी का मतलब होता है आपके ब्रेन के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिक जो डीपोलराइजेशन से समझे तो तरंगें होती है, वेव होती है, उन वेव को एक रब पर उनको अंकित किया जाता है, ठीक है। और ये जो वेव होती है ना बेटा 4 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। ये 4 प्रकार की वेव होती है जिनको ग्राफिकल रूप से इनको एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और वो कौन सा यंत्र होता है बेटा? ईईजी के द्वारा। अब ये जो ईईजी है ना बेटा इसको हम किस में यूज में लेते हैं? आपने मिर्गी रोग देखा होगा, नाम सुना होगा, मिर्गी एपिलेप्सी, या फिर आपने देखा होगा ट्यूमर जब अंदर ब्रेन के अंदर हो जाती है तो उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए, उनकी जांच के लिए हम ईईजी का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईईजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक शब्द और है बेटा ईसीजी, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ईईजी का मतलब तो क्या बता रहा हूं मैं, ईईजी का संबंध होता है किसकी जांच से? ब्रेन की जांच करना। जब ब्रेन के अंदर जब कोई ट्यूमर होती है या मिर्गी की अवस्था में या कोई और डिसीज होती है, कुल मिला के ये ब्रेन से संबंधित जो भी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईईजी का प्रयोग करते हैं। किसका? ईईजी का। ईईजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ नाम होता है, ठीक है बेटा। और ग्राफ को चित्रों की सहायता से अंकित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ईईजी का संबंध होता है ब्रेन से। और एक टर्म और होती है बेटा, आपने सुना होगा ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो शब्द का मतलब किससे बताया था मैंने, याद कीजिए, हृदय से। जहां पर भी कार्डियो या कार्डियक या कोरोनरी इस तरह के कोई वर्ड आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है हृदय से संबंधित। तो ईसीजी का प्रयोग करते हैं हम हृदय की जांच के लिए, हृदय से संबंधित रोगों का पता लगाने के लिए। जबकि हम ईईजी का प्रयोग करते हैं बेटा किसकी जांच के लिए? ब्रेन से संबंधित रोगों की जांच के लिए। क्लियर? दोनों ही टर्म अलग हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और यहां पर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है बेटा। समझ रहे हैं? ज्यादा डिटेल में अपन को नहीं जाना। अब हालांकि ये जो ब्रेन के अंदर जो वेव होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है थीटा, एक होती है डेल्टा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर डेल्टा वेव अगर नजर आ रही है, ठीक है, तो वो उसका ब्रेन में कोई ना कोई बीमारी जरूर है, ठीक है। ये डेल्टा जो है आपकी वेव बेटा ये हमेशा बच्चों के अंदर बनती है, बड़ों के अंदर नहीं पाई जाती। बहुत सारी डिटेल है इनके बारे में। इस तरह की रफ के अंदर कागज में इस तरह की वेव चलती है बेटा, इस तरह की होती है वेव, ठीक है। ऐसे ऐसे इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ऊपर ही आपको बता दिया है। ईईजी का संबंध होता है ब्रेन से और ईसीजी का संबंध होता है आपके हृदय की जांच से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 9 क्वेश्चन। बड़ी प्रॉब्लम आती है सेट फेट करने में यार। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व। मेरु तंत्रिकाओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। अच्छा ये आपको पता है हाउ मेनी टाइप ऑफ द नर्व फाउंड इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कितने प्रकार की नर्व होती हैं? 2 प्रकार की नर्व होती हैं बेटा। कौन कौन सी? एक होती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व या मेरु तंत्रिकाएं उन तंत्रिकाओं को कहा जाता है जिनका संबंध किससे होता है? हमारे मेरु रज्जु से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। क्लियर? इनकी जो संख्या होती है ना स्पाइनल नर्व की हमारे शरीर में कितनी होती है बेटा? 31। कितनी होती है? 31। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बेटा। सिंगल यूज सिंगल फिंगर स्मूथली फॉर मूव पेज। ओके बेटा, ओके ओके। अरे यार नॉलेज नहीं है ना ज्यादा, और वैसे भी बायोलॉजी वालों को कहाँ इतना टेक्निकल नॉलेज होता है।
समझ रहे हैं? इतना नॉलेज नहीं होता ना बायोलॉजी वालों को यार। अब तुम ठहरे बीटेक वाले, बीटेक तो वैसे मास्टरमाइंड होते हैं। बायोलॉजी वाले तो रट्टाफिकेशन करते हैं बेचारे। चलिए समझिए क्वेश्चन को। मेरु तंत्रिकाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्लियर? स्पाइनल नर्व की संख्या जो हमारे बॉडी में होती है वो होती है बेटा 31। कितनी होती है? 31। एक तंत्रिकाएं होती है जो आपके मस्तिष्क के अंदर होती है, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेनियल नर्व या कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व होती है उनकी संख्या कितनी होती है बेटा? क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है बेटा? क्रेनियल नर्व की संख्या होती है बेटा कितनी? 12 होती है। ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब सुनिए, आपकी जो स्पाइनल नर्व है ये पूछ रहा किस प्रकार की होती है। तो नर्व बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है सेंसरी और एक होती है चालक मोटर। ठीक है, एक तो वो संवेदनाओं को ग्रहण करे, ठीक है, और एक वो होती है जो उनके प्रति जो एक्शन होता है उस एक्शन को पूरी बॉडी में सप्लाई करे, उनको बोलते हैं मोटर नर्व। उनको क्या बोलते हैं? मोटर। आपके यहाँ किसी ने थप्पड़ मारा, तुरंत ही सूचना ब्रेन तक गई। ठीक है, ये जो सिर्फ ले जा रही है इनको क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व बोलते हैं। इनको क्या बोल रहे हैं? सेंसरी नर्व बोल रहे हैं। आपको किसी ने पेन चुबाया, आपकी वो संवेदना कहां पर पहुंची बेटा? ब्रेन के पास पहुंची। तो जो ले जा रही है इस सूचना को ब्रेन तक पहुंचा रही है उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व या संवेदी तंत्रिकाएं। और जो वहां से जब मस्तिष्क उन संवेदनाओं के प्रति जो कार्य करता है, जो एक्शन लेता है, उस एक्शन को उस बॉडी के पार्ट तक पहुंचाता है, उस घटना उन नर्वों को बोलते हैं जो उस घटना से संबंधित जो एक्शन को पहुंचाने का काम करे, उन नर्वों को बोलते हैं मोटर नर्व। क्या बोलते हैं बेटा? मोटर नर्व या चालक तंत्रिकाएं कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, स्पाइनल नर्व जो होती है इसके अंदर दोनों ही प्रकार की नर्व प्रेजेंट होती है, आपकी सेंसरी नर्व और आपकी मोटर नर्व दोनों ही पाई जाती है। इसलिए इसको बोल सकते हैं बेटा मिश्रित नर्व भी कह सकते हैं। देखिए कंफ्यूजन के लिए सभी भी दे दिया, मिश्रित भी दे दिया, तो सभी से बेटर है, ज्यादा ऑथेंटिक जो वर्ड लग रहा है यहाँ पर क्या है? मिक्स्ड नर्व पाई जाती है, मोटर नर्व और आपकी सेंसरी नर्व, दोनों ही प्रकार की नर्व इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे लंबी कपाल तंत्रिका क्रेनियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व की संख्या जो मैंने आपको 12 बताई है ना बेटा, ये 12 क्रेनियल नर्व में से सबसे लंबी नर्व कौन सी होती है? सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन में आपको इसमें मेंशन है, उनको याद कर लो, बहुत है बेटा। ठीक है, तो सबसे लंबी जो नर्व है बेटा वो कौन सी होती है? बेगस हाइपोग्लोशल ग्रहण द्रक। नहीं बेटा, कौन सी होती है? बेगस। क्योंकि बेगस जो नर्व है बेटा ये हमारे लैरिंग्स में भी पहुंचती है, ये हमारे फेफड़ों में भी पहुंचती है, ये हमारे आमाशय के अंदर भी पहुंचती है, ये बहुत सारी जगह को कवर करती है बेटा। कौन सी? बेगस नर्व होती है वो, इसलिए सबसे लंबी भी होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सबसे छोटी कपाल तंत्रिका जो नेत्र गोलक की गति से संबंधित है। आपकी जो नेत्र है, इस नेत्र गोलक की मूवमेंट को, इसकी गति को कंट्रोल कौन करता है बेटा? कौन सी नर्व कंट्रोल करती है? तो ध्यान रखना बेटा, नेत्र गोलक की गति से संबंधित कौन सी नर्व होती है? अब चालक होती है, नॉन मोटर नर्व होती है बेटा। ठीक है, चालक नहीं होती है, चालक होती है वो। दूसरी देखो बेटा, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसको छोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है और मेरी भी कम समझ में आया था बेटा ये। ठीक है ना, तो इसलिए इसको छोड़ देना, इसको कभी बाद में कराएंगे बेटा। ठीक है, ऐसा तो नहीं सोचोगे गुरुजी पे आता नहीं है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, आंख की पुतली को कौन फैलाता है? जो आपकी जो पुतली होती है आंखों के अंदर, इसको फैलाने का काम कौन करता है? सिकुड़ने का काम कौन करता है? तो अब ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बात बोल रहा हूं। आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है बेटा, एक पार्ट तो ये होता है। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, PHATIC, ठीक है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक।
सिंपैथेटिक को हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है बेटा आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ध्यान रखना बेटा, इन दोनों के ही फंक्शन अलग हैं। जो फंक्शन ये सिंपैथेटिक वाला पार्ट करेगा ना, उसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक करेगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, आपके आंख की पुतली को कौन फैलाता है? आपकी आंखों की पुतली को फैलाने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखना बेटा, फैलाने का काम करता है अनुकंपी सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और उसको जब सिकुड़ती है वो, तो उसको सिकुड़ने का काम कौन करता है बेटा? बी करती है। कौन करता है? बी करती है। ठीक है ना बेटा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो आंखों की पुतली को फैलाने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसको सिकुड़ने का काम कौन करता है? अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले आंखों की पुतली को सिकुड़ता कौन है, तो कौन सिकुड़ता है बेटा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, आगे देखिए। नेक्स्ट है बेटा, पार्किंस बीमारी किससे संबंधित है? पार्किंस बीमारी होती है बेटा, इसके बारे में जान लो। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, तो बेटा ये बीमारी उसके अंदर पार्किंस की बीमारी होती है। उसकी गति पे उसका कंट्रोल कम रहता है, उसके अंदर कपकपी रहती है, उसको मतलब चलने फिरने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं, उसके जो रोम होते हैं, हेयर जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इस तरह की जब अवस्था होती है तो उस अवस्था को बोलते हैं पार्किंस डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा? पार्किंस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्किंस डिजीज बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो पार्किंस डिजीज है उसका संबंध किससे है बेटा? ब्रेन से होता है। किससे होता है? ब्रेन से होता है। आपके हाथों में कपकपी होना, हाथ पैरों में कपकपी होना, ठीक है, आपकी गति पर आपका हिलना डुलना, गति करते समय मतलब बैलेंस में नहीं रहना, ठीक है, तो ये सारे किसके लक्षण है बेटा? पार्किंस बीमारी के लक्षण है। ठीक है, और ये ज्यादातर बड़े बूढ़े लोगों में आपने देखा होगा, उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं कभी कभी, ठीक है, उनको सर्दी भी ज्यादा लगती है, कपकपी सी रहती है, उनके रोम उनके खड़े हो जाते हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? मस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए बेटा, मस्तिष्क का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ द ब्रेन किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ द ब्रेन किसे कहते हैं बेटा? हार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं बेटा हम किसको? मेंडुला ऑब्लंगेटा को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? मेंडुला ऑब्लंगेटा को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा? आगे हम आपको समझेंगे क्यों कहते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क में रिंकेज केंद्र संबंधित किससे होता है बेटा? मस्तिष्क में जो रिंकेज सेंटर होता है, वो रिंकेज सेंटर का संबंध किससे होता है? भाषा को समझने से होता है। किससे होता है बेटा? लैंग्वेज को समझने से होता है। और ये सेंटर कहां पर प्रेजेंट होता है? सेरेब्रम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा? सेरेब्रम का पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक, अभी बात की थी ना बेटा, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है बेटा, इसका महत्वपूर्ण फंक्शन क्या बताया था मैंने? जो पुतली होती है उसको उसमें सिकोड़ता है, उसको संकुचित करता है। बड़ा कौन करता है? फैलाता कौन है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। उसको सिकोड़ने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो पहला फंक्शन इसी का है बेटा, किसका? पीपल को संकुचित करता है। HBR को बढ़ाना, हार्ट बीट जो रेट होती है आपकी हार्ट की, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है बेटा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है बेटा? SNS के द्वारा होता है। श्वेत ग्रंथियों का उत्पीड़न, इनको जो आपकी स्वीट ग्लैंड होती है उनको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है बेटा? ये फंक्शन भी आपका SNS के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, रोम पेशियों का संकुचन, आपके जो हेयर होते हैं उनको संकुचित कौन करता है बेटा? ये भी फंक्शन होता है SNS का। ठीक है, ये तीनों कार्य होते हैं SNS का। और ये जो कार्य है ये किसका कार्य है बेटा? ये काम होता है PNS का। यहां पर PNS का मतलब क्या है? पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो तीनों कार्य हैं इनके विपरीत अगर क्वेश्चन बने,
निम्नलिखित श्वेत ग्रंथियों को संकुचित कौन करता है? आंसर क्या जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक। रोम पेशियों का फैलाता कौन है? पैरासिम्पैथेटिक। एचपीआर को कम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। ये तो मैंने आपको बताया दोनों के एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जब एक व्यक्ति आग पर अपना हाथ रखता है तो वह कोई संवेदना महसूस नहीं करता है, तो मस्तिष्क का भाग कौन सा है जो क्षतिग्रस्त होता है? आपके बॉडी के टेम्परेचर से संबंधित जो सेंटर होता है वो कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। तो महसूस कराना, आपका हाथ कभी गर्म तवे पे चला जाए और आपको महसूस ही नहीं हो रहा, आराम से रखा है, तो इसका मतलब यह है बेटा आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रशन, ब्रशन को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा टेस्टिस। अच्छा, ये तो सबको पता होगा टेस्टिस क्या होते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कौन कौन बताएगा? टेस्टिस क्या होते हैं और कहां पर प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस हमारे शरीर के किस भाग में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में डिफरेंट बता दी ना बेटा फंक्शन के आधार पर। हाइपोथैलेमस और उनके दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। प्यार, संवेदनाएं, इससे संबंधित जो होती हैं फीलिंग्स, वो कहां पर होती हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ही आपके बॉडी के अंदर भूख का केंद्र होता है। आपको कब भूख लग रही है कितनी रोटी खानी है, आपके भूख को, आपकी जो भूख लगने की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। दूसरा, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये सब फंक्शन सबके अलग अलग हैं बेटा, पार्ट हैं आपके ब्रेन के, ठीक है। वो अलग काम करता है थैलेमस, और दोनों को संयुक्त रूप से डायंसिफिलॉन कहते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती है? वृषण जो होते हैं आपके, टेस्टिस जो होते हैं, उन टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण जिन कोशिकाओं के द्वारा होता है उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं लीडिंग कोशिकाओं का दूसरा नाम होता है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, इन्हीं को कहते हैं अंतराली कोशिका। क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका। और अंतराली कोशिकाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा INTER, इंटरस्टेटल सेल्स। भूल मत जाना बेटा, एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, दोनों एक ही कोशिका है, अलग अलग नहीं है, नाम जरूर अलग अलग है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, बी तो आंसर दे दिया, लेकिन टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होते हैं? शरीर के किस भाग में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? कोई आइडिया? याद नहीं यार? अरे शरीर से बाहर जो थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर टंग रही है ना आपकी दोनों जांघों के बीच में, इस तरह की जो संरचना है, इसके अंदर गोल गोल जो पिंड हैं, ये तो टेस्टिस हैं। याद आ गया? अरे बेटी के बाबू, सारी चीजों को अपने साथ घुमा के घूमते हो आप लोग, फिर भी आपको ये पता नहीं आपको कौन सी चीज कहां पर है। एक गाली होती है गांवों में बेटी का बाप, पहले आशीर्वाद दिया जाता था सामने वाले को बात बात पे, तू भविष्य में बेटी का बाप बन, है? याद आ गया? चलिए आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आज बेटा नवरात्र समापन है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से पूजा पाठ मुझे घर पे करनी है, तो थोड़ा सा इसलिए मुझे आज जल्दी जाना है, तो आज के लिए सॉरी, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम और भी ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा हमसे मैक्सिमम हो पाएगा। आज इसके लिए इतना बहुत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? आगे पढ़ेंगे, प्रश्न से आगे हम बात करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।